हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स के क्वेश्चन आंसर्स। ये इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है। इसको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस्ड आउट नहीं है इस वर्कशीट में। सो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, डू गो एंड वॉच दैट वीडियो। और ये हैं इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। बहुत ही डिटेल में ये नोट्स बनाए गए हैं एंड दीज नोट्स आर कवरिंग एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। नोट्स की मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये सारा स्टडी मटेरियल मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस स्टडी मटेरियल, प्लीज टेक द मेंबरशिप। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है। सो ये वेबसाइट का होम पेज है studyvidshraddha.in। यहाँ आपको मेंबरशिप लेनी होगी। अभी 50% ऑफ चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज भी मेंबरशिप अवेलेबल है एंड कॉम्बो प्लान भी है सब सब्जेक्ट्स का। मेंबर एरिया में जाके यू हैव टू गो टू स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल में जाके क्लास 7th में जाके यू हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। वेबसाइट पर ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करती रहती हूँ। बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम स्टडी मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिड्स बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस साइंस की बात करें तो एक्सप्लेनेशन पीपीटी है, ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, ये रिवीजन वर्कशीट है जो टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस है, ये उसकी आंसर की है। फिर हर चैप्टर का इन्फोग्राफिक है। सैम्पल पेपर मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज। सैम्पल पेपर का आंसर की मिल जाएगा। एंड जो क्विज है, क्विज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द वेबसाइट। क्विज करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू द क्विजेज एरिया। जैसे जैसे मैं और क्विज डेवलप करूंगी, यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। सिमिलरली सोशल साइंस का सारा स्टडी मटेरियल इस पे अपलोड हो रहा है। हिंदी का हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है। सो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट एंड चेक इट आउट। अब मेरे से कई लोग ये क्वेरी करते हैं कि ये नोट्स आप कहाँ से बनाते हो श्रद्धा मैम। सो ऑब्वियसली ये नोट्स मैं एनसीईआरटी से बनाती हूँ। एनसीईआरटी तो हमारा बाइबल है। बट सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती, रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती है। सो आई यूज ओसवाल बुक्स टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ। थोड़े सैम्पल पेजेस ओसवाल बुक्स के आपको मैं दिखा देती हूँ। सो ये क्लास 7 की सोशल साइंस की बुक है। सो लाइक यू कैन सी, ये जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया चैप्टर है, तो इस बुक में ऐसे हर चैप्टर का एक माइंड मैप गिवन है। सो ये एक पेज पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, राइट? बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन्ड है। ये एक सैम्पल पेज मैंने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का लिया है। ये एक सैम्पल पेज मैंने न्यू बिगनिंग्स का लिया है। यू कैन सी इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर है। एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस कवर्ड हैं। बट ऑब्वियसली सबको मालूम है एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सो वो क्वेश्चंस आपको मेरे क्वेश्चन बैंक्स एंड टॉपर्स रिविजन वर्कशीट के अलावा यहाँ से भी मिल जाएंगे। Not only this, you will get many practice tests also in this book. So I strongly recommend this book to all of you. This book is very easily available. आपको ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पर जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने पे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लिंक डाल दिया है। एंड यू हैव टू यूज द कूपन कोड SWS10। जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, सो यू विल गेट अप टू 30 to 40% डिस्काउंट ऑन ऑल द बुक्स। एंड SWS10 कूपन कोड ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक सारी बुक्स पर एप्लीकेबल है। आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखोगे, वेबसाइट पर जाके सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करोगे, ये ओसवाल बुक्स ले लोगे, तो ऑब्वियसली योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके सीनियर्स ये बुक्स पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम स्टॉप किए हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बारे में हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था, ठीक है, हड़प्पन कल्चर। सेकेंड अर्बनाइजेशन कब हुआ? हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो क्यों डिक्लाइन हुआ था? वो डिक्लाइन हुआ था क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। वो हुआ था डिक्लाइन ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर की वजह से। उसके अप्रोक्स 1000 साल बाद आया सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो वो हुआ था फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस रिवर, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ गंगा प्लेन्स के आसपास, ठीक है। ये बेसिक चीजें दो माइंड में रखो, जैसे जैसे आगे करेंगे हो जाएगा। द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द न्यू फेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन मीन्स सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है, इट्स द ऑपोजिट ऑफ रूरल। सो द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द न्यू फेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट began in the first millennium BCE in the Ganga plains,
पार्ट्स ऑफ इंडस बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स, ठीक है, गंगा प्लेन्स लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस वाज व्हेन जनपदास एंड महाजनपदास began to develop, leading to early states। इस चैप्टर में हम जनपदास महाजनपदास के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं बेसिकली, ये जनपदास थे, फिर महाजनपदास हुए। These formed the basis for empires and then later on states। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द हड़प्पन यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कम टू एन एंड? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू इंडिया आफ्टर इट? सो अराउंड 1900 BCE हड़प्पन civilization came to an end, many cities were abandoned and people returned to village life। Important features of urban life disappeared, such as large buildings, markets and specialized jobs, writing and drainage systems and strong administration। 1000 साल तक India had very few cities। Later in the first millennium BCE, second urbanization began in the Ganga plains। Not a very important question, but ठीक है, हमको पता होना चाहिए। Next, name the two main sources that provide information about the second urbanization। Very important question। The two main sources are archaeological excavations and ancient literature such as late Vedic, Buddhist and Jain texts। Next question, what is the meaning of the word Janpada? How did the Janpadas develop? A Janpada was an early territorial state formed by clans or groups sharing common customs and language। जिन ग्रुप्स के एक ही रीति रिवाज होते थे, एक ही भाषा होती थी, उन ग्रुप्स को जनपदास बोला जाता था, ठीक है। The word Janpada is a Sanskrit word which means where the people मतलब जन, have set foot, foot मतलब पद। So that is where the people are settled down। ये 1 मार्क के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर महाजनपदास? हाउ मेनी महाजनपदास आर जनरली मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट? महाजनपदास वर द लार्जर स्टेट्स फॉर्म्ड बाय मर्जिंग स्मॉलर जनपदास अराउंड 8th or 7th century BCE। एंशिएंट टेक्स्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन 16 महाजनपदास। हमारे एनसीईआरटी बुक में 16 महाजनपदास का मैप भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम एनी 4 पावरफुल महाजनपदास एंड देयर मॉडर्न डे लोकेशंस। कौन से हैं 4 पावरफुल महाजनपदास? मगध, कोसाला, अवंती, वत्स। मगध का कैपिटल है राजगृह। मगध के बारे में तो आप बहुत ज्यादा चैप्टर 5 में भी पढ़ने वाले हो, राइज ऑफ एम्पायर्स में, ठीक है। मगध का मॉडर्न लोकेशन क्या है? इट्स पार्ट ऑफ बिहार। कोसाला का कैपिटल था श्रावस्ती एंड दिस इज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अवंती का कैपिटल था उज्जैनी, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड वत्सा का कैपिटल था कौशंबी, नियर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जनपदास एंड महाजनपदास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज यू मे बी नोइंग, बहुत से स्कूल्स में PT1 एग्जाम हो चुका है, तो ये बहुत से स्कूल्स में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन जनपदास एंड महाजनपदास। द वर्ड जनपदा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल हैव सेटल्ड डाउन, एंड महाजनपदा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स ग्रेट जनपदा, a bigger and more powerful state formed when some janpadas were merged together। janpadas कब merge हुए थे? Towards the end of second millennium BCE। and महाजनपदास कब merge हुए? 8th or 7th century BCE, मतलब 800-700 BCE, ठीक है। ध्यान रखना मिलेनियम का है और सेंचुरी का है। एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, आगे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो हमको इसका मीनिंग ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। ईच जनपदा वाज लेड बाय अ राजा हु टुक एडवाइस फ्रॉम अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स कॉल्ड सभा और समिति। महाजनपदा में जो राजा का पोजीशन था वो यूजुअली हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, दैट इज हेरिडिटरी। सो सम स्टेट्स वर रिपब्लिक्स, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, दैट देयर वर अ फ्यू महाजनपदास व्हिच वर अर्ली रिपब्लिक्स, ठीक है। बट मोस्टली हेरिडिटरी था राजा का पोजीशन। जनपदास में द कैपिटल टाउन्स हैड बेसिक फोर्टिफिकेशंस। फोर्टिफिकेशंस मींस डिफेंस वॉल्स। ये भी अभी आगे इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। महाजनपदास में जो कैपिटल cities थी, they were large and well fortified with a moat around them for extra defense। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मोट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ महाजनपदा सिटीज, या डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास भी आ सकता है। आंसर है कि है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करते करते एक बार ये इमेज देख लो, ये मैंने नोट्स में डाली हुई इमेज, तो ये क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा। सो बेसिकली फीचर्स क्या थे महाजनपदा सिटीज के? दे वर लार्ज फोर्टिफाइड सिटीज। फोर्टिफाइड मतलब कैन यू सी दिस ब्रिक वॉल, दिस इज द डिफेंस वॉल। सो द सिटीज हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, इनको रैम्पैक्ट्स भी बोला जाता है। जो गेट्स थे एंट्री के वो नैरो थे। अगर ब्रॉड होंगे गेट्स, वाइड होंगे, तब तो बहुत सारे लोग एक साथ घुस जाएंगे। सो गेट्स नैरो रखते थे ताकि जो गेट कीपर्स हैं वो एंट्री
एंड एग्जिट मॉनिटर कर पाए, ठीक है। फिर मोट क्या होता है, सिटी के चारों ओर एक गड्ढा, एक डिच है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये भी डिफेंस के लिए। So a deep water trench surrounded the walls for extra safety. And guards जो थे वो easily monitor कर सकते थे कौन से लोग, कौन सा सामान सिटी के अंदर आ रहा है, सिटी से बाहर निकल रहा है। बस यही फीचर्स है, सिंपल। So they were fairly large, well-fortified cities. A moat मतलब deep ditch, गड्ढा filled with water ran outside fortification walls for extra defense, and the gateways into these cities were kept narrow. ठीक है, so ये narrow लिखना बहुत जरूरी है, well-fortified cities लिखना बहुत जरूरी है, moat लिखना बहुत जरूरी है। ये 3 वर्ड दिखने ही दिखने चाहिए आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मोट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाई वर गेटवेज इनटू महाजनपदा सिटीज केप्ट नैरो। मोट क्या होता है, मोट इज अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी, इट इज फिल्ड विद वाटर। फिल्ड विद वाटर प्लीज ध्यान से लिखना, इट सर्व्स एज एन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ डिफेंस। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई वर द गेटवेज इनटू महाजनपदा सिटीज केप्ट नैरो। क्यों नैरो रखा जाता था, ताकि गार्ड्स कंट्रोल कर पाए मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लीविंग द सिटी, बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट मॉनिटर कर पाए। Next, what were the early democratic traditions of the Janpadas and Mahajanpadas? Very, very important question. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड इन द सेंस आपने अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस लिखने हैं जनपदास एंड महाजनपदास दोनों के। सो आप थोड़े से 1-2 पॉइंट्स जनपदास के लिखेंगे, थोड़े से 1-2 पॉइंट्स महाजनपदास के लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन आया व्हाट वर द अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द जनपदास, फिर आपने महाजनपदास वाले पॉइंट नहीं लिखने। सो ऐसे केस में हम क्या आंसर करेंगे, वी विल राइट अबाउट सभा समिति। सो ईच जनपदा हैड एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति, जहां मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन डिस्कस होते थे, एंड जो मेंबर्स थे दे वर मोस्टली एल्डर्स ऑफ द क्लैन। राजा का क्या रोल था, ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली, ही वाज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द असेंबली मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। असेंबली की क्या पावर थी, असेंबली के पास बहुत पावर थी, यहाँ तक कि दे कुड रिमूव एन इनकॉम्पिटेंट रूलर। एंड ड्यूटीज क्या थी किंग की, collect taxes, collect revenue and maintain law and order in the जनपदा। तो यही 1-2 पॉइंट मैंने लिखे हैं जनपदास के, that each जनपदा had an assembly or council called सभा और समिति, and उसके जो members थे they were mostly elders of clan. Raja was not supposed to rule independently and he was expected to take advice from his ministers, administrators, from the assembly basically. अब इसके बाद आपने 1-2 पॉइंट महाजनपदास के देने हैं। So 2 महाजनपदास के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वज्जी एंड मल्ला। जो वज्जी एंड मल्ला ये 2 महाजनपदास हैं, they were considered as early republics. Why early republics? Because important decisions were taken through discussions and voting in assemblies, and rulers could be selected by the assembly. यहाँ तक कि an incompetent ruler could be removed by the assembly, ये तो हमने पढ़ा है डिटेल में। सो ये जो सिस्टम है जिसमें असेंबली को इतनी पावर मिली है कि वो एक इनकॉम्पिटेंट राजा तक को हटा सकते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है गनाज और संघाज। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर गनाज और संघाज, हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम मोनार्कीज। देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जब चैप्टर करोगे उसमें तो बहुत डिटेल में है, जितने भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, थियोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की हो गया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट करने वाले हो। अभी हमको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए, मोनार्की मींस जो हेरिडिटरी रूल होता है ना उसको मोनार्की कहते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। रिपब्लिक्स में ऐसा नहीं होता। So what were Ganas or Sanghas? How were they different from monarchies? So at least 2 Mahajanpadas, Vajji and Malla, had a special system called Ganas or Sanghas, and they were considered as early republics. Why so? Because the Sabha or Samiti had more power and they took important decisions through discussions and voting. So basically आपने ये सभा और समिति वर्ड लिखना है कि इनके पास बहुत पावर होती थी, यहाँ तक कि राजा को ये लोग सिलेक्ट भी कर सकते थे। They were not monarchies, their functioning was democratic. Next question. Compare the governance systems of monarchies and Gana Sangha among Mahajanpadas. So जहाँ Gana Sangha word दिखेंगे means we have to talk about republic. ठीक है, हमने वज्जी मल्ला की बात करनी है। And बाकी जितने महाजनपदास थे mostly वहाँ monarchy system था। So monarchy में कौन राज करता है? Who rules? Raja is the ultimate authority. But Gana Sangha यानी कि early republic में assembly had more power. राजा कैसे चूज होता था? monarchy में hereditary position थी। So जो राजा का
बेटा था वो राजा बनता था, बट गना संग्रह में वोटिंग होती थी तब राजा सिलेक्ट होता था। असेंबली का रोल क्या था? मोनार्की में असेंबली का रोल एडवाइजरी था, मतलब राजा की मर्जी है वो अपने असेंबली की बात माने या ना माने, बट गना और संघा में डिसीजंस इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग द राजा वर टेकन बाय डिस्कशंस एंड वोट्स। तो असेंबली का रोल एडवाइजरी नहीं था, दे वर वेरी पावरफुल। एग्जाम्पल क्या हो गए? मगध, कोसाला, अवंती, ये सारे मोनार्की फॉलो करते थे। वज्जी मल्ला ये गण और संघ सिस्टम फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में आया है एग्जाम में। वाई आर वज्जी एंड मल्ला कंसिडर्ड अर्ली रिपब्लिक्स? इनको अर्ली रिपब्लिक्स क्यों बोला जाता है? गण और संघ जो अभी हमने सिस्टम पढ़ा वही एक्सप्लेन करना है। बिकॉज इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन थ्रू डिस्कशंस एंड वोटिंग इन असेंबलीज। ठीक है, द रूलर्स कुड बी सिलेक्टेड बाय द असेंबली, वहां मोनार्की सिस्टम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री? ये जनपदास एंड महाजनपदास जो डेवलप हुए, व्हाई वर दे एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री? बिकॉज दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टेरिटोरियल स्टेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स है ना, वो जनपदास महाजनपदास से ही इवॉल्व हुआ है। सो द जनपदास एंड महाजनपदास वर इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टेरिटोरियल स्टेट्स with proper rulers, capitals, and systems of governance. Mahajanpadas developed mainly in the fertile regions like Ganga and became powerful kingdoms, and they also encouraged trade and agriculture, use of iron tools and coin, then spread of Buddhism, Jainism, art, and new ideas across India. So basically देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कहानियां तो बहुत लिखनी पड़ती है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जस्टिफाई तो करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, दे वर इंडियाज फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट्स। आंसर इसके बिना इनकम्प्लीट है, ये 4 वर्ड जरूर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड द जनपदास एंड महाजनपदास इवॉल्व? द टू टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम्स दैट इवॉल्व्ड वर मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। मोनार्कीज में हमने हेरिडिटरी सिस्टम एक्सप्लेन करना है, दैट मोस्ट स्टेट्स लाइक मगध, कोसाला, अवंती अभी हमने ऊपर किया, दे वर रूल्ड बाय राजास विद हेरिडिटरी पावर सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड आर्मीज। बट रिपब्लिक्स में वज्जी मल्ला जैसे स्टेट्स थे जहां अर्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम था, काउंसिल इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता था, assemblies like Sabha Samiti advised rulers and helped in decision making. So in ancient India, both monarchical and democratic forms of government were there. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, हाउ वर द रूलर्स चोजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी? अर्ली वैदिक सोसाइटी में रूलर्स को कैसे चूज किया जाता था? अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन द मोनार्कीज एंड द अर्ली रिपब्लिक सिस्टम। जैसे मोस्टली हेरिडिटरी था, मोस्टली मोनार्कीज थी, सो इन अर्ली वैदिक सोसाइटी द राजा वाज यूजुअली हेरिडिटरी एंड असेंबलीज लाइक सभा समिति एडवाइज द रूलर्स एंड टुक पार्ट इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बट कई रिपब्लिक्स ऐसी थी लाइक वज्जी मल्ला जहां रूलर्स को सिलेक्ट किया जाता था थ्रू डिस्कशन एंड वोटिंग, वहां रूलर वाज नॉट ड्यू टू हिज हेरिडिटरी स्टेटस। Next, a very very important question, what important technological development took place during the second urbanization? Iron metallurgy. This is the main difference between first urbanization and second urbanization. ठीक है, अभी हम आगे करेंगे। फर्स्ट urbanization में आयरन नहीं यूज होता था, वहां ब्रॉन्ज कॉपर यूज होता था। सेकेंड urbanization में आयरन मेटलर्जी हैपेंड, जिसकी वजह से इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे। व्हाट रोल डिड आयरन प्ले इन द सेकेंड urbanization ऑफ इंडिया? या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई? देखो मैंने ऑल्टरनेट क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस छोटे नहीं होते, आजकल क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, सो यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। जितना ज्यादा अभी से स्टार्ट कर दोगे, आगे आगे 9th 10th में ना याद करोगे मुझे, अभी से रीडिंग प्रैक्टिस कर लो। आंसर बहुत क्रिस्प दूंगी मैं, आंसर छोटा होगा, आंसर बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चंस लंबे लंबे होंगे। सो आयरन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्यों? क्योंकि आयरन टूल्स जो थे ऑब्वियसली दे हेल्प द फार्मर्स डू मोर फार्मिंग, दे वर एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स, इसकी वजह से ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाए। Now obviously iron is a stronger metal, so weapons जो थे वो भी better quality के हुए, so iron weapons were stronger, they were lighter in weight and they were much sharper than the bronze weapons. इससे क्या हुआ, जब weapons अच्छे हो गए so फिर तो खूब लड़ाइयाँ हुई हैं, खूब wars हुए हैं, so growth of kingdoms, stronger weapons helped kingdoms defend and expand their territories। अभी rise of empires में तो बहुत पढ़ेंगे हम इसके बारे में। Next है trade and economy, better tools and increased production helped trade and economic
एक्टिविटीज। ऑब्वियसली वेपन अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वॉरफेयर होगा, ऑब्वियसली जब क्रॉप ज्यादा ग्रो होंगे तो ट्रेड एंड इकोनॉमी विल ऑल्सो फ्लरिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन लिया है। व्हाट वर पंचमार्क कॉइन्स, व्हाई वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द महाजनपदा पीरियड। ये पंचमार्क कॉइन्स के बारे में तो आप उसमें भी पढ़ने वाले हो, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, फ्रॉम बार्टर टू मनी। सो बेसिकली पंचमार्क कॉइन्स क्या थे, दे वर द अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स मेनली मेड अप ऑफ सिल्वर एंड दे हैड सिंबल्स पंच्ड ऑन टू देम। ठीक है, आपको मैं ऐसे ही बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बार्टर टू मनी में आप पढ़ोगे। सो ये जो कॉइन्स थे इनको बोला जाता था कश पन्नास एंड पन्नास, एंड जो सिंबल्स इन पे पंच होते थे ना, उन सिंबल्स को रूपास बोला जाता था। आगे व्हाई वर द कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द महाजनपदा पीरियड, ये भी आप फ्रॉम बार्टर टू मनी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो कि किस तरह से पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, फिर डिजिटल मनी आया। ठीक है, सो बेसिकली कॉइन्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना बहुत जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाने लगा दो इस क्वेश्चन में। व्हाट वर द की इनोवेशंस ऑफ द महाजनपदा पीरियड। आयरन मेटलर्जी और पंचमार्क कॉइन्स ये दोनों लिखने ही लिखने हैं, अगर 2 मार्क का आया, अगर 3 नंबर का आया तो कोई भी एक लिख देना इनमें से, न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट या रिन्यूअल ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको ऑलरेडी है। Next question, what is the Varna system? Very important, name and describe the 4 Varnas mentioned in Vedic text. Varna system एक social system था ancient India में, जिसने society को 4 groups में divide कर दिया था। ये चारों groups का जो division था किस पे based था? It was based on duties and occupations. So Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Brahmins का क्या occupation था, क्या role था? ये बहुत ही learned लोग थे, so they preserved knowledge, taught people and performed religious rituals. जो क्षत्रिय थे ये वॉरियर्स थे, सो दे प्रोटेक्टेड द किंगडम एंड फॉट वॉर्स व्हेन नीडेड। जो वैश्यास थे, वैश्यास वर बेसिकली ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सो दे वर इन्वॉल्वड इन ट्रेड, बिजनेस, फार्मिंग एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। सो ये ध्यान रखना है, द फार्मर्स वर इन द वैश्यास कैटेगरी। एंड शूद्रास कौन थे? शूद्रास वर द क्राफ्ट्स पीपल, द वर्कर्स, द सर्वेंट्स, द आर्टिजन्स, ये सारे शूद्रास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द जाति सिस्टम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ना सिस्टम। सो जाति was a social group or community in ancient India linked to a specific occupation or livelihood. Skills जो इन जाति की थी, they were passed from one generation to another, and a jati could be divided into smaller sub-jatis, और उन sub-jatis के अपने रीति रिवाज होते थे। ठीक है, अपने customs होते थे, अपने traditions होते थे, marriage के customs, उनका खान पान, so वो sub-jati to sub-jati vary करता था। अगर difference आ जाए तो columnar form में इस तरह से लिखना है। So जाति was occupation based community, one was broad category from Vedic text. Jati was very specific, example weavers, potters, etc. One क्या था, 4 broad categories थी। जाति जो थी it was passed down through family, and वर्ण जो था it was based on duties and functions. And जातिस hundreds and hundreds of जातिस थी, पर वर्ण सिर्फ 4 थे। Question number 22, where does the word caste come from? What does it refer to? जो English word caste है, it comes from the Portuguese word casta. So Portuguese travelers जब इंडिया आए 16th century CE में, तो उन्होंने ये word casta use किया इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए। So different scholars used this word in different ways. कई scholars use करते थे caste word वर्णास के लिए, mostly लोग caste word use करते थे जातिस के लिए, और कई entire वर्ण जाति सिस्टम के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट, वॉज द वर्ण जाति सिस्टम ऑलवेज रिजिड, मतलब इसमें रिजिडिटी का क्या मतलब है? क्या कोई एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, या क्या कोई एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता था? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, एंड व्हाट कॉज्ड इट टू चेंज ओवर टाइम। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द वन जाति सिस्टम चेंज ओवर टाइम। देखो, आपको वन जाति सिस्टम का थोड़ा सा अगर आइडिया चाहिए ना, सो डू वॉच वो जो शाहरुख खान की मूवी है स्वदेश। सो वो मूवी देख के ना आपको कास्ट सिस्टम का थोड़ा ब्रॉड आइडिया लग जाएगा। सो पहले जो वन जाति सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, अर्ली पीरियड्स में वो फ्लेक्सिबल था। हिस्टोरिकल evidence है which shows that people and communities could change their occupations when needed. Example, जब droughts थे या difficult times थे, तो जो farming communities थी वो cities में चली जाती थी और वहाँ के jobs लेते थे। कई ब्राह्मण्स थे, वो अगर जरूरत पड़े तो soldiers बन जाते थे। So ये switching possible था, but over a period of time, especially during the time of British rule in India, ये जो वन जाति सिस्टम है ये rigid हो गया, and इसी की वजह से society में inequalities पैदा हुई, discrimination start हो गया। So basically it became more rigid during British rule.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड द वन जाति सिस्टम बोथ हेल्प एंड हार्म द सोसाइटी। सो बेसिकली उसके बेनिफिट्स लिखने हैं एंड इस सिस्टम ने कैसे हार्म किया वो लिखना है। सो बेनिफिट्स क्या क्या थे, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगी बाय गिविंग डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट रूल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली एनी सॉर्ट ऑफ डिविजन ऑर्गेनाइज ही करती है ना चीजें, तो वही लिखना है। एंड इट हेल्प्ड इन डिवाइडिंग वर्क एंड मैनेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ इन द अर्ली पीरियड द सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल एंड पीपल कुड चेंज ऑक्यूपेशंस इफ नीडेड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिजिड हो गया। इससे इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मतलब जाति सिस्टम बिकेम मोर लाइक वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, दैट वे। सो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गया एंड इट बिकेम वेरी रिजिड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ, व्हाट रोल डिड दे प्ले। अभी हम चैप्टर 5 करेंगे राइज ऑफ एम्पायर, उसमें भी उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका क्या रोल था, बेसिकली क्या थे। पथ मीन्स रास्ता, so we are talking about roads in this question. Uttar Path and Dakshin Path were two ancient communication and trade routes in India during the first millennium BCE. Uttar means north, Dakshin means south. So Uttar Path connected the northwest regions with Ganga plains and eastern India, and Dakshin Path connected the northern India with the southern India. Started from Kaushambi near the Prayagraj and passed through the Vindhya hills towards the south. सो हमारी बुक में पेज नंबर 92 में ये मैप है, चैप्टर 5 का है ये मैप। सो ये जो पर्पल डॉटेड लाइन है ना, ये दिस इज उत्तर पथ, जो ये पर्पल डैशेस बने हैं, ठीक है। सो इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलोंग गंगा प्लेन्स टू ईस्टर्न इंडिया, एंड ये जो येलो वाली डॉटेड लाइन है दिस इज दक्षिण पथ। These routes were used for trade, pilgrimage, and military campaigns and helped in movement of people, goods, ideas, and teachings across India. Question number 26 है, what do you know about the development of cities in the southern and eastern regions of India during this period? Eastern India में there was a major city called Shishupalgarh which developed in the Kalinga region. Kalinga region का है present day Odisha. It had a planned square layout, strong fortifications, and broad streets. Southern India's में cities began to emerge around 400 BCE. 3 kingdoms जिनके बारे में हम आगे बहुत बार पढ़ने वाले हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये southern India के famous 3 kingdoms थे. Ancient Tamil literature mentions these kingdoms and their rulers. Why were the southern kingdoms important for trade? Why were they important trade centers? Because they were rich in gold, spices, and precious stones, and they traded with other parts of India as well as overseas. So Tamil Nadu mein, again we will study from barter to money. Tamil Nadu mein there is a place called Padukottai. वहाँ Roman gold coins मिले हैं. So obviously अगर तमिल नाडु में Roman gold coins मिले हैं, it means कि buying selling थी इन दोनों जगहों की आपस में. So ये उस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है. अगर ये अभी PT1 में नहीं आ रहा फ्रॉम बार्टर टू मनी, सो हाफ ईयरली में तो फॉर श्योर आएगा. इसलिए जितना हो सके ना मैक्रो लेवल पे देखो, ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 300-200 BC व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेसिकली अब धीरे धीरे महाजनपदास डिक्लाइन होने लग गए एंड अब एम्पायर्स राइज होने लगेंगे. सो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो बाय 300-200 BC ऑलमोस्ट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट हैड बिकम एन इंटरकनेक्टेड लैंड. उत्तर पथ दक्षिण पथ के बारे में हमने पढ़ लिया. ऐसे बहुत से रोड नेटवर्क्स डेवलप हो गए थे. सो द होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज इंटरकनेक्टेड. Goods, culture and ideas traveled from one place to another and it traveled even beyond India. ठीक है, roads connected different parts of the country. People and teachings moved freely along these routes, and around this time the Mahajanpadas disappeared and the new empires began to rise. Next question, very important, what was Arthashastra? ये तो grade 6 में भी बहुत important था. So Arthashastra क्या है? Basically it was an ancient Indian book on government, economy and warfare. It was written by Kautilya. Kautilya का दूसरा नाम है चाणक्य. ठीक है. What does opening quotation tell us about the ideal kingship? So opening quotation जो इस chapter का है वो हमको क्या बताता है? That according to Kautilya, an ideal kingdom should have strong forts, fertile land, irrigation, roads, forests, mines, and a productive economy. It should also be able to protect and support its people during difficult times. इस वाले कोट की बात की जा रही है. ठीक है.
2 क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर खत्म। कंपेयर इंडिया फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन। चैप्टर एक्चुअली खत्म है, बस थोड़े से कंक्लूडिंग क्वेश्चंस हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में टेबल भी बना है, ठीक है। सो पीरियड क्या था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का 3rd to 2nd मिलेनियम बीसीई, एंड सेकंड अर्बनाइजेशन था 1st मिलेनियम बीसीई ऑनवर्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन रीजन क्या था, सिंधु सरस्वती बेसिन। सेकंड अर्बनाइजेशन वाज गंगा प्लेन्स एंड बियॉन्ड। लिटरेचर, नो क्लियर लिटरेरी टेक्स्ट्स आर नोन हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बट सेकंड अर्बनाइजेशन में वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट थे। टूल्स क्या यूज होते थे, ब्रॉन्ज, कॉपर टूल्स यूज होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टूल्स का। एंड सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या यूज होते थे, आयरन टूल्स यूज होते थे। कॉइन्स नहीं यूज होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो कॉइन्स यूज होने स्टार्ट हुए वो सेकंड अर्बनाइजेशन में स्टार्ट हुए। पंचमार्क कॉइन स्टार्ट हुए जो सिल्वर के बने होते थे। ट्रेड होता था, हाँ ट्रेड होता था, हमने पढ़ा था कार्नेलियन बीड्स वगैरह के बारे में क्लास 6 में, है ना। एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन में भी ट्रेड होता था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में मोनेस्ट्रीज नहीं थे, सेकेंड अर्बनाइजेशन में मोनेस्ट्रीज थे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में देयर वाज नो वॉरफेयर का एविडेंस। सो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ पीसफुल सिविलाइजेशन, ये हमने पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट महाजनपदास थे, व्हाई वर दे कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, महाजनपदास गंगा प्लेन्स के पास क्यों कंसंट्रेटेड थे, आंख बंद करके फर्टाइल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो लिख ही देना। सो गंगा किनारे द लैंड वाज फर्टाइल, सो इट सपोर्टेड फार्मिंग एंड फेड लार्ज पॉपुलेशंस। पानी अवेलेबल था, सो लोगों को पीने के लिए भी मिल जाता था, एग्रीकल्चर के लिए भी मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट के लिए भी मिल जाता था। आयरन और अवेलेबिलिटी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जो पास के हिल्स थे, माउंटेन्स थे, वहां आयरन और था, जिसकी वजह से आयरन टूल्स एंड वेपन्स बनाए गए। एंड ट्रेड नेटवर्क, सो रिवर्स पे ट्रेड नेटवर्क्स बनना आसान है, ठीक है। रीजन सिर्फ रोड से नहीं, वाटर नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।